विद्यार्थियों, लास्ट टर्म पर हम लोगों ने पढ़ लिया था किरचॉफ्स लॉ, है ना। हमने जाना था किरचॉफ ने क्यों नियम दिया अपना, क्या ज़रूरत पड़ेगी किरचॉफ को आने की। तो हमने जाना था कि किरचॉफ ने नियम देने का वजह यह था कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट पर हमारा सिंपल फंडा काम नहीं कर रहा था, है ना। तो उसको ईजी बनाने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है उसको ईजी बनाने के लिए किरचॉफ ने क्या किया कि ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने दो बातें कही। उन दोनों बातों को हम किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम के नाम से जानते हैं। तो मैं आपको उस नियम की सहायता से बड़े जटिल प्रश्न को बड़े ही आसानी से कैसे हल कर सकते हैं वो बताना चाहता हूँ। इससे उसकी महानता भी सिद्ध होगी। देखोगे आपकी कैसे कैसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, बहुत ज़्यादा लंबा उसका सॉल्यूशन है, जबकि किरचॉफ के नियम के अकॉर्डिंग उसको बहुत ही ईजिली सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो उसी पर बेस्ड मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन है, लिख लीजिए क्वेश्चन। तो लिखिए, यदि 12 समरूप प्रतिरोधकों को किसी घन के 12 भुजाओं के रूप में जोड़ दिया जाए, तो घन के बॉडी डायगोनल के अक्रॉस तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। बॉडी डायगोनल के क्रॉस तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। देखिए जरा क्वेश्चन को, मैंने जो कहा है उस बात को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। मतलब यदि मैं क्वेश्चन नहीं भी लिखवाता जो मैंने अभी बोला है तब भी सेम ही हो सकता है। बस आप देखिए, इसको मैंने भाषाबद्ध कर दिया उसे। बस इसको मैं दोनों तरीक़ों से बताऊँगा। एक तो हमारा सिंपल जो अभी तक पढ़ रहे थे, देखना उससे कितना कॉम्प्लिकेटेड है, और दूसरा किरचॉफ का लॉ से देखना कितना ईजी है। मैंने कहा है बॉडी डायगोनल से, और प्रत्येक का जो ये 12 का 12 जो इसका भुजा है वो सभी के सभी क्या है, आर प्रतिरोध वाले हैं ना। समरूप प्रतिरोध है उसका मान लेते हैं आर है। तो चलिए, है ना, इसका जो प्रत्येक का भुजा जो है उसका प्रतिरोध कितना है, आर है। गिवन आर का वैल्यू जो भी क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 50 जो भी होगा ओम उतना दिया रहेगा। आपको बस उस फंडे पर रख देना, इसका इक्विवेलेंट जो निकलेगा उस पर रख देना है। कहा गया बॉडी डायगोनल से, मतलब यदि यहाँ से निकलेगा, देखो यहाँ से यदि करंट आएगा तो यहाँ से निकलेगा। तो मैं ऐसा कर देता हूँ, यहाँ से आ रहा है और यहाँ से निकल रहा है करंट। ओके, चलिए इस पॉइंट को मैं ए मानता हूँ और इसे बी मानता हूँ। इस क्वेश्चन का दूसरा भी तरीका हो सकता है, यदि घन के प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध आर हो तो बिंदु ए तथा बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ओके बच्चों, ओके, बस देखते हैं ध्यान से। मैं क्या करता हूँ, पॉइंट्स मार्क करता हूँ। ऐसा हमने पहले भी किया हुआ है। ऐसे वाला क्वेश्चन हुआ करता था, याद होगा आपको, ये वाला। तो इसमें क्या करते थे हम, ए से बी की तरफ जाते थे ना। इसको ए मानते थे तो ये भी ए, ये बी तो ये भी बी, बिकॉज इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, सेम पोटेंशियल पर था, इसीलिए चूंकि तार से जुड़ा हुआ है तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते थे, ए से बी की तरफ जाते थे, है ना, फिर बी से सी की तरफ या बी से ए की तरफ जाते थे। वैसा ही कुछ यहाँ पर करने वाले हैं हम। ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करता हूँ, पॉइंट्स मार्क कर लेता हूँ। देखो इसको मैंने एक मान लिया, यहाँ से 3 तार गया है, सबको एक मान लो। यहाँ से देखो 1 से गया है तो ये तार गया, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो। ठीक है, अब देखो 2 से इसको 4 तक गया ना, ये 5 मान लो, ये 6 मान लो, ये 7 मान लो और ये 8 मान लो, कुछ भी आर्बिट्रेरी मान लेते हैं। ओके, अब मैं जैसा वहाँ से चलते थे, जैसा मैंने बताया वहाँ पर कि 1 से चलेंगे 2 की तरफ, 3 की तरफ ऐसे चलेंगे, वैसे ही शुरू में कर रहा हूँ। देखो एक पॉइंट है, 1 से 3 गया हुआ है तार, प्रत्येक का प्रतिरोध आर है, तो मैं 3 यहाँ से तार निकालता हूँ। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है बच्चों, ये जो गया है ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, ओके। अब देखो ये हम कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं, तो एक पहुँचे हैं हम 2 पर, फिर 3 पर, फिर 4 पर। ये पहुँचे 2 पर, 3 पर,
और 4 पर, ऐसे ऐसे पहुंच गए। 2 से भी देखो, 2 भी 2 भाग में बटा है, एक गए हैं 5 पर, एक गए हैं 6 पर, 2 को भी 2 भागों में बांट लो, बांट लिया, बांट लिया। 2 को भी 2 भागों में बांट लो। 3 से भी देखो, 3 से भी 2 जगह गए हैं, इसको भी 2 भागों में बांट लो। डायग्राम थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए समझने के लिए। देखो ये भी 2 भागों में बटा है, बांट लो, बांट लिया, ओके। 4 भी जो है, देखो 4 भी जो है, देख रहे हो 2 भागों में बट गया है, तो 4 को भी 2 भागों में बांट लो। थोड़ा सा नीचे करके बनाता हूँ ताकि अगला बनाने में दिक्कत ना हो। ये भी 2 भागों में बटा है, ये रहा, ऐसा, ऐसा, ओके, यस। अब देखो ध्यान से, हमने क्या कर लिया, 2, 3 और 4 को जहाँ जहाँ बांटना है बांट दिया। अब देखते हैं 2 जो बटा है वो बचा है 5 और 6 में, तो 2 बटा है 5 और 6 में। अच्छा भाई 3 बटा है 5 और 7 में, 3 बटा है 5 और 7 में, लिखो 5 और 7। अच्छा 4 बटा है 7 और 6 में, तो लिखो 7 और 6। अब जो जो एक बिंदु है, जैसे देखो 7 7 उसको मिला दो, तो मिला देते हैं, ये मिला दिया। और देखो तो 6 6 मिल रहा है ना, तो इस 6 और 6 को मिला दो, मिला दिया। 7 7 को भी अच्छे से मिलाते एक ही बिंदु पर, ये रहा, काम करेगा ये। अच्छा और कौन मिल रहा है, 5 और 5, इन दोनों को मिला दो, 5 5 मिला दिया। अब देखते हैं क्या क्या हो रहा है आगे। आगे देखा जाए तो क्या हो रहा है कि ये वाला जो है, जो पॉइंट 5 और 5 था, ये वाला 5 से पहुँचे सीधे 8 पे, तो लो चलो 8 पे चले गए, ये कहीं पर 8 रहा होगा। उसके बाद देखते हैं 7 से भी चले हैं 8 पे, देखो यही 7 दोनों है ना, ये दोनों 7 है जिसको मिलाए हैं, चलो इससे 8 पे चलेंगे हम, ओके। और क्या मिला, 6 से भी चले हैं 8 पे, 6 ये है ना, कहाँ पर 6 है, ये रहा 6, इससे भी चले हैं 8 पे। थोड़ा सा बीच में तो मज़ा आ जाता है ना, चलो कोई बात नहीं है, इसको थोड़ा सा बीच में कर दूँ, थोड़ा सा और मज़ा आएगा देखने में, मतलब अच्छा लगेगा पिक्चर। या ये रहा, चलो ये भी चला है 8 पे, ओके। क्या ये तीनों जा कर के 8 पर मिल गए हैं, हाँ 8 पे मिल गए हैं। क्या आपका डायग्राम देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, देख रहे हो ना, यस। सबका प्रतिरोध कितना है, R है, तो मैं R मार्क करता हूँ, ध्यान से R है। अब देखो मैं अब एक बात आपको बताऊंगा, समझना अच्छे से। ये जो है 2 और 3 और 4, क्या यहाँ से सिर्फ R दूरी पर है, मतलब R रेसिस्टेंस आगे बढ़े यहाँ पहुँच गए, R रेसिस्टेंस आगे बढ़े 3 पर पहुँच गए, R रेसिस्टेंस आगे बढ़े 4 पर पहुँच गए है ना, R बढ़ करके बस पहुँच गए हैं। तो क्या होगा, इस सब का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो यहाँ का पोटेंशियल होगा वही यहाँ का, वही यहाँ का, क्यों, क्योंकि V बराबर IR। आई तो देखो तीनों में 3 सेम धारा ही बहेगी, क्योंकि 3 भाग में इक्वल है, सबका सब इक्वल है, तो यहाँ से जितना इधर उतना इधर उतना इधर, तो आई सेम आर सेम, इसीलिए यहाँ का भी क्या होगा, सेम होगा, सबका भी सेम होगा, 2 का 3 का और 4 का, क्योंकि सब आर 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 ही आगे बढ़ा है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि इन तीनों का पोटेंशियल सेम है, सेम पोटेंशियल पर है 2 3 और 4, और जिसका पोटेंशियल सेम होता है उसको हम मिला देते हैं, तो 2 3 4 क्या हो गए, 1 पॉइंट हो गए, मैंने मिला दिया सबको। ठीक इसी प्रकार से देखो ध्यान से, 2 से जब ये 2 भागों में बटा है तो पहुंचे हैं 5 पर, 3 से 2 भागों में बटा है तब पहुंचे हैं 7 पर, और 4 से 2 भागों में बटा है तो पहुंचे हैं 6 पर, और इसी का दूसरे से मिला हुआ है। यानी कि ये सब भी, या ऐसे भी सोच सकते हो, क्या 8 से जस्ट एक पहले वाला 5 है, एक पहले वाला 6 है और एक पहले वाला 7 है, जैसे यहाँ से एक बाद वाला था ना, वैसे ही एक पहले वाला ये है। तो ये सब भी क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पर होंगे। बाय सिमेट्री भी आप देख सकते हो, सिमेट्री में भी यही बताया जाता है आपको। तो ये सब क्या हो गए, सेम पोटेंशियल पर हो गए, ठीक है। अच्छा अब जैसे ही ऐसा हुआ, मज़ा आ गया, यानी कि ये तार से जुड़ा हुआ है, ये तार से जुड़ा हुआ है। अब देखो कितना आसान बन गया ये क्वेश्चन। तो मैं इसका अगला जो स्टेप होगा वो बनाने वाला हूँ, बस ध्यान से आप लोग देखिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। तो ये पूरा का पूरा इसमें कन्वर्ट हो गया। अब ये इतना हो गया। अब ज़रा सोचिए, ये सब के सब क्या है, पैरेलल, ये सब के सब पैरेलल, ये सब के सब पैरेलल, जो कि भाई तीनों जुड़ा हुआ है। जैसे देखो ये सब एक ही बिंदु हो गए, तार से जोड़ दिए तो एक ही बिंदु हो गए, वैसे भी पोटेंशियल इनका सेम है तो एक ही बिंदु है, एक बिंदु तो सबके सब पैरेलल, सबके सब पैरेलल, सबके सब पैरेलल। यहाँ से 3 बनेगा सिर्फ,
इस सब का, इसका अलग लिखूंगा, इसका अलग, इसका अलग। तो देखो ध्यान से, एक चला, दूसरा चला, तीसरा चला। चलो ये पॉइंट है कितना, एक। ध्यान से एक, चूंकि ये सबका पोटेंशियल सेम है तो 2 3 4 सब यही पॉइंट है। ये कौन कौन सा पॉइंट है, 2 है, 3 है और 4 है। ओके, अब देखते हैं ये वाला कौन सा है, 5 है। ये वाला जो पॉइंट है क्या क्या है, 5 6 7 है, 5 6 और 7 है। तो ये कौन कौन सा है, 5 है, 6 है और 7 है। 3 पॉइंट ये भी हो गए और ये हमारा 8 है। ओके, ये पॉइंट ए इसको शुरू में माने थे और ये पॉइंट हमारा बी था। ए बी के बीच का ही तुल्य हमें निकालना है। चलो अब देखते हैं टोटल कितना आएगा। क्या आर 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 पैरेलल है, r/3 होता है ना, इतना तो आप जानते ही हो, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया आपने, सब कुछ ये पता होगा। 1/r + 1/r + 1/r। अच्छा r 6 बार है तो r/6 होगा ना, अरे होगा ना भाई। तो ये कितना हो गया, r/6। और ये कितना हो गया, फिर से 3 है, r/3 कितना हो गया, r/3। क्या तीनों के तीनों सीरीज में हैं, तो क्या लिखोगे, RS = R1 + R2 + R3। आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे RS का मान R1 r/3 + r/6 प्लस कितना, r/3। चलो एलसीएम लेते हैं, 3 6 का 6, 3 2 जा तो 2r + 6 1 जा 6 मतलब r और +3 2 जा 2r, यानी कितना हो गया भाई, 5r/6। ये हो गया हमारा टोटल इसका इक्विवेलेंट जो कि सीरीज में आया था। यानी कि ये जो पूरा का पूरा सर्किट है, इसका आंसर कितना है, 5r/6। ये हमारा सिंपल फंडा है जब हमने किरचॉफ लॉ को नहीं अप्लाई किया। अब यहीं से आपको महानता पता पड़ेगा। देखो कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। वैसे आपको इजी लग सकता है, हो सकता है इजी भी हो, है भी, तभी तो ये भी मेथड अपना बहुत ज़्यादा है मार्केट में। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, किरचॉफ्स लॉ, देखते हैं उससे कैसे करेंगे हम। तो इसको पहले छापिए अच्छे से समझ करके, है ना, फिर हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। यदि ऐसा कोई सर्किट हो तो कितना होगा आंसर, 5r/6। आर का वैल्यू दिया रहेगा कि भाई 12 है, 20 है, 50 है, जो भी रहेगा आर दिया रहेगा, खट से रखोगे आंसर आ गया। ठीक है ना भाई। चलो छाप लो इसे और आगे बढ़ते हैं। मिटाऊं, अरे मिटाऊं, ओके, सिर्फ ये मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन सेम है। अब हमने किरचॉफ्स के जो रूल्स हैं उसको मैंने यहाँ पर अप्लाई किया और फिर देखते हैं कि क्या यही आंसर आ रहा है और कितना इजी है वो। क्वेश्चन सेम ही है, बस मैं मिटा करके यहाँ पर किरचॉफ्स के नियम को लगाने के लिए जो जो काम होंगे वो लगाऊंगा। तो आप जानते हो किरचॉफ में तो क्या क्या होता है, वही सब करने वाला हूँ मैं। चलिए, ये ए है ना, यानी कि ये पॉइंट हमारा ए ही है, तो ये ए हो गया। ए बी लिखा हुआ है, चलो सी डी ई एफ जी एच, कुछ छूटा भी, और ये तो बी है हमारा, है ना, तो ये हमारा बी है, यहाँ भी बी ही होगा क्योंकि तार ही है बस। ओके, अब सोचते हैं, इसको हटाते हैं, ये ए है, ये बी है। चलो हमें ए बी का बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। चलो मैंने क्या किया, हम जानते हैं क्लोज लूप हमें चाहिए, तो एक सेल लेकर के इसको जोड़ दिया हमने, ये रहा हमारा सेल और जोड़ दिया। ठीक है, ओके, अब देखते हैं कि कैसे कैसे करके इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान से बस एक बात मुझे बताओ कि आपने पढ़ा होगा किरचॉफ के रूल में कि हम क्या करते हैं कि एक क्लोज लूप को लेते हैं ना, क्लोज लूप को। यस, तो मैं क्लोज लूप लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्लोज लूप लेते हैं। क्लोज लूप दिख रहा है हमें कि ये क्लोज लूप क्या है, यदि इसका EMF E है तो क्या है क्लोज लूप, A C F B और E होते हुए फिर से A, है ना भाई। यस, तो हम उसी क्लोज लूप को लेंगे। उससे पहले थोड़ा करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझना पड़ेगा। तो मान लो यहाँ से करंट जितना गया, मैं एक डाटा आर्बिट्रेरी ले रहा हूँ, मान लो मैं 6I ले रहा हूँ, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मैंने 6 ही क्यों लिया। आप 2 भी ले सकते हो, I भी ले सकते हो। 6 लेकर के मैं एक थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, वही काम जो मैंने विद्युत द्विध्रुव पढ़ाते वक्त 2L लंबाई लेकर के किया था, मैंने 6 ले लिया यहाँ से कि भाई यहाँ से करंट जा रहा है 6I। चलो समझते हैं। तो देखो यहाँ 3 बराबर भागों में बटा, चूँकि सबका प्रतिरोध सेम है तो यहाँ बटा होगा 3 बराबर भागों में, कितना कितना, तो ये हो गया होगा 2I, ये भी हो गया होगा 2I और ये भी हो गया होगा 2I। ओके, ये 2I भी 2 भागों में बटा तो हो गया होगा I और ये भी हो गया होगा I, ये भी 2I 2 भागों में बटा I और I,
ये भी 2i दो भागों में बटा i और i। अब सोचना यहाँ से क्या क्या आया, यहाँ पर देखना, ये वाला एक i आया, एक ये वाला, तो ये हो गया 2i। ये वाला एक यहाँ पर देखते हैं, ये वाला एक i आया, ये वाला गया, तो यहाँ भी हो गया 2i। दिशा दे रहा हूँ, करंट का डायरेक्शन दे रहा हूँ एरोहेड के द्वारा। अच्छा, इधर से भी आया i और इधर से देखो ये आया i और ये भी आया i, तो इधर गया होगा 2i। ओके ना? ओके, तो हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। करंट होगा तब तो हम काम कर पाएंगे। किरचॉफ्स के लॉ में तो करंट ही देखना पड़ता है, करंट और आई, v इक्वल्स टू आई आर लिखते हैं। याद आया आपको किरचॉफ का सेकंड रूल? यस। अब लिखेंगे किरचॉफ के सेकंड रूल से। नो लूप किसमें, जो आपको मन करे। चलो ए ई एफ बी ई ए ई एफ बी ई ए, ये ई वाला जो ना, ये वाला ई है, ताकि ऐसे घूम के गए, इसीलिए ऐसा कर दिया मैंने। ठीक है, इतना में किरचॉफ के सेकेंड रूल से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, देखिए किरचॉफ के सेकेंड रूल को ओबे कराएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, देखते हैं क्या होगा। तो हम जानते हैं जो पढ़े हैं वही सब यूज़ करने वाले हैं। ए से चले कहाँ पर, ई पर, क्या धारा नीचे बह रही है और प्रत्येक का प्रतिरोध आर है, हमें पता है। धारा नीचे बह रही है ना भाई, नीचे बह रही है। धारा किधर बह रही है, नीचे। धारा नीचे बह रही है तो क्या लिखोगे, आई आर, भी इक्वल्स टू आई आर लिखते हो ना। तो किरचॉफ का सेकंड रूल तो यही था, डेल्टा भी इक्वल्स टू 0। अरे है ना, बिल्कुल। चलते हैं, तो क्या दिखा आपको, यहाँ से जब चले तो 2i और r, क्या यहाँ माइनस लिखूंगा, देखो धारा 2i है, प्रतिरोध इसका प्रत्येक का कितना है, r है, तो r ही रहा, तो माइनस का 2ir। यहाँ चले तो माइनस का ir, चूँकि धारा की दिशा में चल रहे हैं तो प्रतिरोध का विभवांतर निगेटिव होता है। यहाँ पर चले तो माइनस का 2ir, और यहाँ से वापस आए, देखो माइनस से प्लस गए हैं तो प्लस का e बराबर 0। पता है ना, ये सब लिखवाया हूँ मैंने ढेर सारा, तो आपको पता होगा अच्छे से। ओके, अब देखते हैं, क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ E इक्वल्स टू, ध्यान से, E इक्वल्स टू, उधर गया सबके सब, तो 2ir 2ir कितना हो गया, देखो 2 2 4 1 5 ir, 5ir, इक्वेशन 1। अब ओम के नियम से भाई पूरा का पूरा जो ये सर्किट है, इस सर्किट को देखो, ध्यान से देखते हैं, इस सर्किट को देखते हैं। क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर कुछ कुछ लगा हुआ है, एक प्रतिरोध है, हमको अंदर का प्रतिरोध निकालना है, प्रतिरोधक का पूरा कॉम्बिनेशन है, जिसका प्रतिरोध होगा आर इक्विवेलेंट, जो भी होगा, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, बस मैं उसको ले रहा हूँ कि आर इक्विवेलेंट है, और इससे एक सेल लगी हुई है और ऐसे करके धारा बह रहा है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ। सेल का विद्युत बल कितना है, ई है, तो मैं क्या लिखूँगा, ओम के नियम से क्या जानता हूँ मैं, V बराबर आई आर, भी का काम कौन कर रहा है, ई कर रहा है, तो ई इक्वल्स टू आई आर। आई कितना इसमें बहा है, 6i, तो मैं लिखूँगा 6ir। कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल नहीं, 6ir गया, ऐसे करके निकल के चला या 6ir। ओके, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 और 2 से आप सीधे सीधे आंसर की तरफ पहुंच सकते हो। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। भाई साहब एक बात मेरे को बताओ, क्या ये आर इक्विवेलेंट है? तो मुझे आर इक्विवेलेंट लिखना चाहिए। हाँ, एक बात मेरे को बताओ, क्या बायां पक्ष बराबर है दोनों में? यस, तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। 6i आर इक्विवेलेंट बराबर है 5i r का। यहाँ से i ने i को मार दिया, दैट मीन्स आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 5r/6। क्या अभी आपने यही निकाला था, उस पूरा लंबा का लंबा जद्दोजहद करके। यस, किरचॉफ के रूल ने इसको क्या कर दिया, बहुत ईजी कर दिया। ठीक है ना, तो ये हमारा किरचॉफ के रूल से इजीली हम इसका आंसर निकाल सकते हैं बिना कुछ ज़्यादा दिमाग लगाए। तो ये रहा, आप छाप लीजिए, इसे छाप लिया। तो हम ज़्यादा इस पर पीएचडी नहीं करते हैं, ठीक है। ये सब पूछने की संभावना 0.00001% है, मतलब 0 बोलते रहो भर दिन, उसके बाद होना होगा ना, उतना होगा इसका परसेंटेज, नहीं पूछा जाएगा कभी, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं, बस हमने ज्ञान के लिए इसको पढ़ा है, और दूसरा किरचॉफ लॉ को समझने के लिए भी कि कैसे कैसे किरचॉफ लॉ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को इजी बना देता है, ठीक है भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ाई को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, जो काम की बातें उसको पढ़ते हैं। अब देखिए,
एक टर्म का यूज किया होगा मैंने कैपेसिटर में, उसका नाम था व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। याद आया? हमारा वही हेडिंग है, व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। लिखो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। व्हीटस्टोन नाम है, ब्रिज का मतलब सेतु होता है, सर्किट का मतलब परिपथ, तो व्हीटस्टोन सेतु भी इसे कहते हैं। डाल दीजिए हेडिंग, व्हीटस्टोन सेतु या व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। ये क्या होता है उसको समझते हैं। याद करिए, आपने इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लिया हुआ है कैपेसिटर में, और मैंने वहाँ कहा होगा कि करंट में इसको मैं प्रूफ करूँगा। ये कुछ ऐसा होता है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, ऐसा है। मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक और प्रतिरोध लगा रखा है, कुछ भी R5 है ना। ये क्वेश्चन कई बार बिहार बोर्ड ने 5 मार्क्स के लिए पूछा है। आपको याद होगा यही वाला काम हमने किया था कैपेसिटर में, और वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था। याद आया? आ गया होगा शायद। ऐसा हुआ करता था, और क्या होता था कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और यहाँ पर भी एक लगा रहता था, ये C1 C2 C3 C4, ऐसा था ना। हम करते थे ऐसा कि ये बट्टा ये बराबर, यदि ये बट्टा ये है, ऐसा कुछ होता था वहाँ पर। यदि ये इसका बट्टा इसका बराबर, इसका बट्टा इसका यदि है, तो बीच से धारा नहीं बहती थी, इसको हम कट कर देते थे, C5 से करंट फ्लो नहीं होता था, और हमारा सर्किट ऐसा आ जाता था। क्या कुछ कुछ याद आया आपको? शायद पूरा याद आ गया होगा, और हमने इस पर ढेर सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। आज मैं उसी को प्रमाणित करने वाला हूँ कि क्यों इसमें से धारा नहीं बहेगा, और धारा नहीं बहने का जो है उसका हम प्रमाण देखने वाले हैं। बोर्ड भी यही पूछता है कि बताइए व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट का क्या होता है, कैसे कैसे उसका प्रूफ होता है, वो हम जानने वाले हैं। ठीक है, ये सब याद आपको आ गया होगा। वैसा ही कुछ यहाँ पर भी होता है। मैंने यहाँ पर तो मैंने बोल ही दिया था कि चूँकि मैंने कैपेसिटर में 80-90 क्वेश्चन करवा दिए, इसीलिए मैं कैपेसिटर का सारा रिपीट हो रहा था यहाँ भी। तो मैंने सर्किट पर ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर करंट में नहीं करवाया हूँ। जिसको ज़्यादा क्वेश्चन देखना है वो क्या करो, कैपेसिटर में चले जाओ, वहाँ पर लेक्चर है हमारा, उसको देख सकते हो आप। देखते हैं इसमें क्या होने वाला है, व्हीटस्टोन सर्किट है क्या। तो क्या है उसका परिभाषा आपने वहाँ भी लिखा था कि चार, यदि हम इसको प्रतिरोध को जो है किसी चतुर्भुज के 4 भुजाओं के रूप में जोड़ दिया जाए, और सम्मुख भुजा के एक जोड़े को बैटरी से और दूसरे जोड़े को किससे, एक और प्रतिरोधक से जोड़ देंगे, तो उसको, इस व्यवस्था को ही हम बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। ठीक है, तो परिभाषा के साथ इसका शुरुआत करने वाले हैं हम। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि धारा नहीं बह रहा है, तो इसको गैल्वेनोमीटर से मैं जोड़ूंगा, ताकि मैं चेक कर पाऊँ कि सच में धारा तो नहीं बह रहा है या बह रहा है। गैल्वेनोमीटर क्या है? एक विद्युत यंत्र होता है विशेष प्रकार का, जो धारा को मापता है। इसको हिंदी में धारा मापी कहते हैं। धारा को ये माप देता है, तुरंत माप देगा। छोटा से छोटा धारा होगा उसको भी ये माप लेगा। कौन? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसके बारे में हम तुरंत इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आप जान सकते हो गैल्वेनोमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच यूज टू मेजर स्मॉलेस्ट करंट। स्मॉल से स्मॉल करंट को ये माप लेगा। ठीक है, जैसे एमीटर होता है ना, ठीक वैसे ही गैल्वेनोमीटर होता है। एमीटर थोड़ा सा जहाँ पर संवेदना नहीं भी दिखाएगा, जहाँ पर डिफ्लेक्शन नहीं भी शो करेगा, वहाँ पर गैल्वेनोमीटर शो करेगा। वो मतलब छोटे से छोटे धारा को माप लेगा। तो हमें क्या करना है, परिभाषा इसकी क्या लिखनी है, तो भाई यदि चार प्रतिरोधकों को किसी चतुर्भुज के चारों भुजाओं के रूप में व्यवस्थित करके संयोजन के एक जोड़े को गैल्वेनोमीटर से और दूसरे जोड़े को सेल से जोड़ देने से बनी व्यवस्था हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। तो लिखिए तो परिभाषा लिखिए। लिखिएगा, चार प्रतिरोधकों को किसी चतुर्भुज के 4 भुजाओं के रूप में जोड़कर संयोजन के एक जोड़े को गैल्वेनोमीटर से तथा दूसरे सम्मुख जोड़े को सेल से जोड़ देने से बनी व्यवस्था
सेल से जोड़ देने से बनी व्यवस्था व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट कहलाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट कहलाता है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे इसका प्रमाण, है ना। तो लिखिए, तो व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट में प्रमाणित करें कि संतुलित व्हीट स्टोन के लिए R1 बट्टा R2 इक्वल्स टू R3 बट्टा R4 होता है। या फिर लिखिएगा, सिद्ध करें कि R1 बट्टा R2 बराबर R3 बट्टा R4 की स्थिति में गैल्वेनोमीटर से धारा का प्रवाह नहीं होता है। गैल्वेनोमीटर से धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, ओके, चलिए इसको देखते हैं अब। तो हमने क्या किया, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने एक संयोजन के एक जोड़े को गैल्वेनोमीटर से और दूसरे को सेल से जोड़ दिया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट हमारा है ए, ये है बी। चलिए देखते हैं, इसका ईएमएफ है ई। ओके, यहाँ से मान लो करंट चला आई गया, यहाँ से गया, यहाँ पर गया, दो भागों में बटा। देखना वो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ काम आएगा आपको। आई चला, यहाँ पर आई है, मान लेते हैं कि इधर गया है I1, तो इधर कितना बचा, यहाँ कितना बचा, I माइनस I1, है ना भाई। टोटल था करंट I, कितना था I, यहाँ से कितना गया था I करंट आ रहा था। देखो इसमें कितना गया है I, तो ये I करंट इधर निकल गया I1, तो यहाँ क्या बचा, जितना रहा होगा उसमें से I1 घट गया होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ से I1 चला है और यहाँ की बात करते हैं। क्या मुझे बताओगे कि यहाँ पर कितना होगा। मान लो इधर की ओर जो गैल्वेनोमीटर है इससे प्रवाहित धारा है IG, तो ये क्या हो गया I1 माइनस IG। क्यों, क्योंकि IG नीचे गया है। ये है I माइनस I1, इसमें कौन जुड़ गया है IG, तो इधर की ओर कितना हो गया, सोच के बताना। तो I माइनस I1 ये आया और यहाँ से जुड़ गया IG, तो ये हो गया I माइनस I1 प्लस IG। ठीक है, ओके। और यहाँ से कितना निकल गया, तो दोनों जुड़ गया होगा, समझना। ये इसके साथ इसको जोड़ोगे, देखो IG यहाँ पर क्या है, IG क्या है, प्लस में है, यहाँ माइनस में है, क्या निपट गया होगा दोनों, यस। I1 यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में है, दोनों निपट गया होगा, यस। तो बचा कितना होगा भाई, I1 स्मॉल है ना, तो I स्मॉल ही लिखता हूँ, IG। ठीक है, हाँ, तो कितना हो गया होगा, बोलो बोलो। तो यहाँ से निकल गया होगा I, दोनों को जोड़ लो, I ही निकलेगा। धारा जैसे I चला है ना, तो I ही निकला वहाँ पर। ओके, अब ज़रा समझने का प्रयास करिएगा, इसकी मदद से इसको कैसे हम हल करेंगे। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी वो वाले क्यूब वाले क्वेश्चन से, करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझने में वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है यहाँ पर। चलिए देखते हैं इसको। तो फिर से वही काम करेंगे, क्या करेंगे, लूप लेंगे, है ना, लूप लेंगे और देखेंगे कैसे कैसे हो रहा है। तो मैं वही एक कंप्लीट लूप बड़ा सा लेता हूँ। ए मान लो इसका नाम कर रहा हूँ मैं, इसका नाम है स्मॉल a, इसका नाम है स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d। ठीक है, ऐसा कुछ लूप है हमारा। ई को लेते हुए चलेंगे। चलिए, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ लूप। लूप से पहले किरचॉफ के प्रथम नियम से, है ना, किरचॉफ के प्रथम नियम से देखिए, हम जानते हैं कि समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। तो मैं लिखूंगा संधि किस पर, B पर। जो B हमारा संधि है, इस B की बात कर रहे हैं। क्या इस पर टोटल सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी 0, यस। तो यहाँ से गया कौन है, I1, तो मैं लिखूंगा I1 जो कि जाने वाला है। देखो जहाँ पर हो वहाँ बैठ जाओ, बाकी सबको देखो। I1 आने वाला है, तो मैं लिखा I1 प्लस में। अच्छा, I1 माइनस IG जाने वाला है, तो माइनस का I1 और माइनस IG, ऐसा कुछ, यस। अच्छा, और माइनस का IG बराबर किसके, 0। ठीक है ना, वैसे देख भी सकते हो यहाँ पर, क्या इसमें इसको घटाओगे तो 0, और ये वाला माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 0, यानी कि 0 हो ही रहा है। किरचॉफ का रूल जो है वो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर लागू हो रहा है। अच्छा, इसकी मदद से हम करने क्या वाले हैं, तो समझिएगा क्या करने वाले हैं हम। होगा क्या कि IG का वैल्यू हम बाद में मान लेंगे कि ये 0 है, मतलब इससे धारा ही नहीं बह रही है। उसकी हेल्प से क्या हो जाएगा कि हमारा ये पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा,
मैं लिखूंगा अब किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। ध्यान से देखना, मैंने बहुत ही ईजी कर दिया है इसको, ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन करके। आप ऐसे I1, I2, I3, I4 ढेर सारा मान सकते हो, लेकिन तब जाकर के डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है? वो कहता है कि भाई किसी भी लूप में समस्त विभवांतर का बीजगणितीय योग कितना होता है? 0 होता है। तो मैं लिखूंगा नियम से लूप किसमें, देखो कोई सा लूप चुनो, ADCE में, लूप ADCE है ये वाला, A में ये वाला कंप्लीट लूप है, ऐसे करके ऐसे वाला। इसमें देखते हैं क्या यहाँ से चले, ध्यान से देखना, यहाँ से चले इधर की तरफ, किधर की तरफ, इधर की तरफ, तो क्या मिला? I माइनस I1 इंटू R3 है ना, I माइनस I1 इंटू R3। उसके बाद ये माइनस में है क्योंकि धारा की दिशा में चल रहे हैं, यहाँ चले तो क्या मिला? माइनस में ही चलेगा ना, क्योंकि धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो माइनस में लिखेंगे I माइनस I1 प्लस IG इंटू कितना? R4। और फिर वापस यहाँ से चले तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो प्लस का क्या? E इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 मान लो इसे। पुनः लूप कोई सा एक चुन लो, छोटा वाला ये लूप चुन लेता हूँ मैं, ABDA में, लूप ABDA में, ठीक है। क्या लिखूंगा लूप से, देखो तो माइनस का I1 R1, यहाँ से चले माइनस का IG, और इसका प्रतिरोध जो गैल्वेनोमीटर है उसका G ही है, तो G लिखता हूँ। और देखो माइनस में ही चल रहा है दोनों, क्यों? बिकॉज धारा की दिशा में चल रहे हैं हम, धारा की दिशा में, ये भी चल रहे हैं धारा की विपरीत दिशा में, तो लिखूंगा माइनस नहीं बल्कि प्लस में I माइनस I1 इंटू कौन है यहाँ? R3 है, R3 इज इक्वल टू कितना? 0। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2 मान लो इसे, ठीक है भाई। यस, R2 R4 R1 R3, ठीक है, सबका यूज हो गया। नहीं हुआ, R2 का यूज़ नहीं हुआ। मैं लिखूंगा पुनः लूप किसमें, देखो R1 R3 आ गया, R3 R4 आ गया, R2 भी मुझे चाहिए ना, R2 भी मुझे चाहिए, तो मुझे ये लेना पड़ेगा इधर वाला। तो मैं लेता हूँ लूप BCDB में, है ना, इधर वाले छोटे लूप में। क्या लिखूंगा? माइनस का B से C गए हैं, तो क्या मिला? माइनस का I1 माइनस IG इंटू R2। अच्छा, फिर से इधर से इधर गए तो प्लस का I माइनस I1 प्लस IG, और इधर से इधर गए तो प्लस का IG, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, ठीक है ना। I माइनस I1 प्लस IG इंटू कितना? R4 ना, तो R4 और प्लस का ये जब गए हैं तो धारा की विपरीत दिशा में गए हैं, तो IG इंटू G, IG इंटू कैपिटल G इज इक्वल टू कितना? 0। समीकरण इसको 3 मान लो, और समीकरण 2 3 का यूज़ करेंगे और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, देखो ध्यान से 2 और 3 को देखते हैं। 2 में देखोगे तो R1 R3 यूज हुआ है, 3 में देखोगे तो R2 और R4 यूज हुआ है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ हमने इस प्रकार से इस रेजिस्टेंस को लिया है, इसकी वैल्यू को इस प्रकार से लिया है कि गैल्वेनोमीटर से कोई धारा का बहाव ही ना हो, गैल्वेनोमीटर से धारा नहीं प्रवाहित हो। तो यदि, है ना, R1, R2, R3, R4 का मान इस प्रकार लिया जाए कि गैल्वेनोमीटर से धारा का प्रवाह नहीं हो, तो क्या उस केस में IG का मान हो जाएगा 0,
भाई गैल्वेनोमीटर से बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। वैसे बच्चों यहाँ से देखोगे आप तो IG का मान जैसे मैं 0 लूँगा, IG का मान 0 लूँगा तो ये सब खत्म हो गया, तो I में 0 हो जाएगा। वैसे भी सोचने वाली बात है, यहाँ मैंने क्या लिया है ना, I1 में से ही मतलब दूसरे को घटा करके दूसरा यहाँ लिख दिया, मतलब यहाँ में I1 I2 लेता ना तो बाद में यही प्रूव होता है कि भाई I1 और ये वाला जो है दोनों बराबर है, चूँकि इससे बहने वाली धारा क्या है, 0 है। मैं उस बात को यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुका हूँ तो इसकी नीड नहीं है, बिना इसके भी हमारा काम हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा बस, और हमारा काम इस जगह के लिए भी हो गया। लो देखो अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, समीकरण 2 और 3 को ज़रा देखो। क्या IG का मान 0 होने से ये गायब हो गया, और IG का मान 0 होने से इसमें से क्या गायब हो गया, ये गायब हो गया, ठीक है ना। चलो देखते हैं, तो गायब हो गया तो हमारा क्या आ गया, समीकरण किसमें समीकरण 2 और 3 में, 2 और 3 से 2 और 3 से देखोगे तो क्या हो जाएगा कि IG का मान 0 है तो हो जाएगा कितना, माइनस का I1 R1 माइनस का ये तो 0 हो गया चूँकि IG का मान 0 है, प्लस का I माइनस I1 इंटू R3, प्लस का I माइनस I1 इंटू R3 और बराबर 0 ओके। और साथ साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, पहले मैं इसको थोड़ा सा और सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। तो इसको उधर ले जाता हूँ, इसको उस पार ले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उस पार जाने के बाद I1 R1 और इधर बच जाएगा I माइनस I1 इंटू R3, ठीक है। इसको समीकरण कुछ और मान लो, 3 तक हो चुका है, 4 मान लो। और इसी प्रकार इसको देखो तो क्या हो जाएगा, फिर से IG का मान 0, IG का मान 0 तो क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का I1 R2 माइनस का, इसी प्रकार क्या लिखोगे बोलो तो, माइनस का I1 R2 प्लस का, ध्यान से देखो ये गायब, तो I माइनस I1 इंटू R4, I माइनस I1 इंटू R4, I माइनस I1 इंटू R4, ठीक है। और IG का मान 0 है तो वो गायब हो गया, बराबर कितना है, 0। अब देखोगे फिर से इसको उस पार ले जाओगे तो हो जाएगा I माइनस I1 इंटू R4 और इज इक्वल्स टू कितना, I1 इंटू R2। चलो समीकरण 5, 4 5 को ध्यान से देखो, 4 5 को भाग करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। भाग करें 4 5 को, कहाँ करें, अब क्या करो, मैं इसे मिटा रहा हूँ ऊपर वाला और यहाँ पर भाग कर लेते हैं। ध्यान से देखना, समीकरण 4 को 5 से विभाजित करने पर, समीकरण 4 को 5 से विभाजित करने पर, ध्यान से देखना है, 4 को 5 से विभाजित करेंगे। अब हम देखो 4 हमारा ये है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, चूँकि ये दोनों तो बराबर ही है तो मैं इसको पहले इसको बाद में लिख सकता हूँ ना। ऐसा इसीलिए करें कि R1 बटा R2 ऐसे करके आ जाए और जगह भी कम है तो एक ही बार में पूरा का पूरा कल्याण हो जाए, इसीलिए मैं इसको पहले लिखूँगा इसको बाद में। तो क्या लिखूँगा, I1 R1 इज इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू R3, I माइनस I1 इंटू R3, ओके। इसको क्या लिखूँगा, लिखूँगा I1 R2 इज इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू R4, I माइनस I1 इंटू R4। चलिए भाग किए हैं, I1 ने I1 को मारा, ये इसने इसको मार दिया, तो यहाँ से क्या आ गया, इसीलिए क्या आ गया भाई, इसीलिए R1 बट्टा R2 जो है वो बराबर है R3 बट्टा R4, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव हो गया। अब देखो आप सोच रहे हो कि सर इसका तो यूज़ कोई किया ही नहीं हमने। देखो क्या है, जब इससे धारा बहेगा, जब इससे भी धारा बहेगा मतलब संतुलित नहीं रहेगा,
तब इसका यूज होगा। मतलब संतुलित नहीं होने की स्थिति में क्या होता है, हमें इससे बहने वाली धारा को निकालना होता है, तुल्य प्रतिरोध निकालना होता है, वहाँ पर इसका यूज होगा। यहाँ पर आप इसे हटा भी सकते हो, ये वाला पोर्शन हटा भी सकते हो, सीधे किरचॉफ के नियम से ये लिख सकते हो यहाँ से यहाँ तक, इसका कोई उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, तब यूज पड़ेगा जब आपको क्या करना पड़ेगा, इससे बहने वाली धारा का मान निकालना होगा, IG से बहने वाली धारा का मान निकालना होगा, तब इसका यूज़ पड़ेगा। क्लियर है? ओके, तो आप इसे हटा भी सकते हो। ये वाला पोर्शन जो है, ये जो हमने लिखा है, इसको आप हटा सकते हो। मतलब बड़े वाले लूप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है, वैसे भी अकल लगाओगे। तो इसी दोनों में चूंकि मुझे R1 R2 R3 R4 में संबंध चाहिए था, और यहाँ पर देख रहे हो R3 R4 तो आ गया, लेकिन दोनों की सहायता से R3 और R4 के अलावा मुझे चाहिए R1 और R2। देखो R1 आ रहा है तो R3 आ रहा है, R2 आ रहा है तो R4 आ रहा है, मुझे R1 R2 एक साथ नहीं मिल रहा है, तो मुझे इन्हीं दोनों को लेना पड़ेगा। बस ये सिंपल सा लॉजिक है कि क्यों हमें यही दोनों को सेलेक्ट करना चाहिए, है ना। इस दोनों का यूज़ करोगे, इधर वाले काम बन जाएगा। इसको आप, जो मैंने इसको हटाया है, इसको आप इस पार्ट को इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से बाहर भी कर सकते हो। सिर्फ पूछेगा प्रूफ तब, लेकिन यदि पूछेगा कि इससे प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना। चलिए ऐसे ही सॉल्व करेंगे और IG का मान आ जाएगा, है ना, कुछ भी नहीं है उतना ज़्यादा। तो इसमें अगला हमारा ये क्वेश्चन भी रह सकता है कि भाई असंतुलित विद्युत की स्थिति में गैल्वेनोमीटर से बहने वाली धारा का मान ज्ञात करें, है ना। ये भी हो सकता है हमारा, और निश्चित रूप से होगा भी, हम करेंगे भी ऐसे क्वेश्चन को। तो फिलहाल हम इसको हल करते हैं। लिखिएगा माना R1, R2, R3, R4 प्रतिरोध वाले 4 प्रतिरोधकों को चित्रानुसार जोड़कर E वोल्टता वाले सेल से जोड़ दिया, E वोल्टता वाले सेल से जोड़ दिया। ठीक है, अब लिखिएगा यदि संयोजन के सम्मुख जोड़े को गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया जाए तथा गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध व प्रवाहित धारा क्रमशः G, IG हो, तो यहाँ से छाप लो, तो यहाँ से आप पूरा का पूरा छाप ले, ये और लास्ट में ये, मतलब पूरा चित्र छापिएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और लास्ट में ये छापिए। तो चित्र छाप लीजिएगा, यूँ 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 छाप लीजिए, ये वाला छोड़ ही दीजिएगा। ठीक है, छाप लीजिए। हो गया। तो यहाँ से आपने क्या जाना कि जब छापने के बाद समझना है, यहाँ से हमने जाना कि जब गैल्वेनोमीटर से धारा नहीं बहे, है ना, तो R1 बटा R2 मतलब इस गैल्वेनोमीटर के इस पार वाला बटा इस पार वाला बराबर होता है इस पार वाला बटा इस पार वाला। धारा नहीं बहने की स्थिति में ऐसा होता है। जब धारा बहेगा तब भी इसका प्रतिरोध निकलता है, तब भी हमें इसका निकालना आना चाहिए। हम उस पर भी क्वेश्चन करेंगे और वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। मतलब तीनों का तीनों यूज़ करना पड़ता है और कुछ भी नहीं होता, तीनों का यूज़ करेंगे और गैल्वेनोमीटर पर प्रवाहित धारा में आ जाता है। ठीक है, तो फिलहाल हम इस पर बेस्ड एक आध दो क्वेश्चन करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। छाप लिया आपने? ओके, चलिए तो देखिए, बस व्हीटस्टोन का यूज़ है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये है 4 ओम, 8 ओम, 2 ओम, 4 ओम, ठीक है, और ये है 4 ओम।
सॉरी 6 ओम। बोला जा रहा है ए बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। लिखिए तो क्वेश्चन, ए तथा बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें और ये है 5 ओम। अब देखते हैं क्या ये वाला बट्टा ये वाला बराबर ये वाला बट्टा ये वाला है? हाँ है। इसका मतलब है कि 5 ओम से धारा नहीं बहेगी, तो मैं इसको हटा सकता हूँ सर्किट से। तो हमारा सर्किट अब कैसा बन जाएगा? है ना रे 4/8 1/2 2/4 1/2। ये मत सोचना कि बराबर रहेगा तभी होगा भाई, बस क्या होना चाहिए? अनुपात सेम होना चाहिए। अनुपात सेम है तो काम ख़त्म। पूरा कैपेसिटर ही याद आ रहा है। चलिए, और नीचे भी है 6 ओम, और फिर कितना है 2 ओम 4 ओम, यहाँ कितना है 4 ओम 8 ओम। ठीक है भाई, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। चलो 4 8 12, तो देखना 4 8 12 ओम, 2 4 6 ओम और 6 ओम, है ना भाई? 6 ओम और 12 ओम। ये बिंदु पता है ए, ये बिंदु पता है बी, ऐसा ही होगा ना? ए और बी के बीच का हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। दुर्भाग्य से ये बिंदु ए यहाँ है, बी यहाँ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऊपर नीचे करने से, क्योंकि तार चालक है और चालक तार के सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है। तो क्या लिखोगे? 1/RP बराबर 12, 1/6, 1/6, 12 6 6 का लसा 12, 12 का 12 2 2, कितना हो गया? 5/12। कितना आ गया? 5/12। इसीलिए RP जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12/5 ओम। ठीक है आंसर। तो इसको आप लोग छाप लीजिए, ठीक है? और इतना ही रखते हैं आज, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय और गुड नाइट।